नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कैपिटलिज्म के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आज हम बात करेंगे सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में। दोस्तों, इन दोनों फिलॉसफीज़ को एक साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कम्युनिज्म है ये सोशलिज्म से ही निकला है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम ब्रीफ में रिलेवेंट पॉइंट डिस्कस करें ताकि कम टाइम में आप पूरा कंसेप्ट समझ पाएँ। दोस्तों, सोशलिज्म वर्ड आता है सोसाइटी से, इसको हम हिंदी में समाजवाद भी कहते हैं। जैसे कि कैपिटलिज्म वर्ड आता है हमारा कैपिटल से, जिसका मतलब होता है मनी। सोशलिज्म एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसकी टाइम टू टाइम पे बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस और इम्प्लीकेशंस हुई। अगर आसान भाषा में समझें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चरल फील्ड्स हो गए, रेदर देन कि कोई पर्सन प्राइवेटली इनको ओन करे, ये कलेक्टिवली पूरे पॉपुलेशन के ओनरशिप में होनी चाहिए। और उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी आउटपुट या फिर रिजल्ट आता है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर्स काम करते हैं। अब कैपिटलिज्म के अंदर क्या होगा, उस फैक्ट्री का एक मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल सपोज 80% प्रॉफिट वो फैक्ट्री ओनर्स के पास जाता है, बाकी का जो 20% है वो उन वर्कर्स को एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब सोशलिज्म कहता है कि जो पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट है वो सारे 100% एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रपोर्शनेटली। दूसरा ये कहता है कि समाज के अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी क्लास से आता हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये शुरू होता है मिड 19th सेंचुरी में, मतलब कि 1830 से लेके 1860 के पीरियड के बीच में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने बिल्कुल पीक पे था। तो उस टाइम के जो मॉडर्न थिंकर्स थे उन्होंने सोशलिज्म को एक यूटोपिया का नाम दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए सोशलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये कहता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी पॉपुलेशन को ओन करने चाहिए, रेदर देन कि एक सिंगल एंटिटी की जगह। ये पूरे समाज की बात करता है। अब सोशलिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करता है। मतलब ये कहता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे जो भी रिजल्ट्स या प्रॉफिट आता है वो सब में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यानी कि समाज में जैसा जिसका कंट्रीब्यूशन होगा उसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अब इसमें कम्युनिज्म की तरह नहीं है कि किसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक लेबर की या फिर एक डॉक्टर की या फिर एक साइंटिस्ट की सैलरी कोई सेम थोड़ी हो सकती है। सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है तो उनको उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब ये भी यही कहता है कि सबको अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, लेकिन इसमें कोई बहुत अमीर नहीं बन सकता बिजनेस ओनर बन के। उसके बाद ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन प्रेजेंट डे जो कंट्रीज़ हैं, मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वो सोशलिज्म के कुछ प्रिंसिपल मिक्स करके अपने आप को वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। वेलफेयर कंट्रीज़ का बेस्ट एग्जांपल है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। इन कंट्रीज़ में बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज़ वो पब्लिक के लिए फ्री करी हुई हैं, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर। कुछ कंट्रीज़ में तो फ्री ट्रांसपोर्ट भी है। इसमें कॉलेज एजुकेशन भी फ्री है वहाँ के सिटीजन्स के लिए। ऑल्दो ये सारी कंट्रीज़ कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को ऑप्ट किया है। अब जैसे इंडिया में भी सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है, ऐसे ही फ्री हेल्थ केयर मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इवन कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड का यूज़ है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में और जगह हैं, क्योंकि हमारी इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, या फिर हम इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ में सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो बहुत हाई है। यानी कि 40 से लेके 60% के बीच में इनकम टैक्स है वहाँ पे। मतलब अगर वहाँ का कोई सिटीज़न 100 रुपये कमाता है तो 60 रुपये उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिज्म की। दोस्तों, कम्युनिज्म जो है उसको हम हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। कम्युनिज्म
सोशलिज्म से ही निकला है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिज्म सोशलिज्म का ही सबसेट है। मतलब कि हर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट होगा, लेकिन हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। कम्युनिज्म जो है ये सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो चलिए कम्युनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अब कम्युनिज्म भी यही कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लोगों द्वारा ओन करे जाने चाहिए। ये बात करता है डिविजनलेस और क्लासलेस सोसाइटी की। ये कहता है कि सोसाइटी के अंदर किसी भी टाइप का कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए, कोई क्लासेस नहीं होने चाहिए, कोई ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, सब बराबर है। देखिए ये कहता है कि सोसाइटी को किसी भी कंट्री की ज़रूरत ना पड़े, किसी सरकार की ज़रूरत ना पड़े, और जो इकोनॉमी है वो बिना पैसे के चले। अब देखिए एक ऐसी बात है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो कम्युनिज्म है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। दोस्तों कम्युनिज्म का प्रिंसिपल कार्ल मार्क्स ने दिया था, आपने इनका नाम भी सुना होगा। ये एक जर्मन फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट थे। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया था। फिर इन्होंने और इनके फ्रेंड जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों ने कोलैबोरेशन में बहुत सारी बुक्स लिखी कम्युनिज्म के बारे में, और इनका एक फेमस एसे है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो चलिए मार्क्सिज्म की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए कार्ल मार्क्स जब बड़े हो रहे थे तो उस टाइम यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। तो उन्होंने अपने आसपास देखा वर्कर्स जो बैड वर्किंग कंडीशंस में काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे और काफ़ी लंबे समय तक काम किया करते थे, और उनको उसके बदले बहुत ही कम पैसे मिलते थे। और साथ में उन्होंने देखा उन इंडस्ट्री ओनर्स को जो कि बहुत कम काम करते थे और उन वर्कर्स से काम करवा के बहुत अमीर बन गए। तो इन्होंने जो फिलॉसफी दी उसमें इन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास जिसको इन्होंने कहा प्रोलिटेरिएट, जो कि वर्कर्स की क्लास थी या फिर लेबर्स की क्लास थी या कॉमन मैन की क्लास थी। सेकंड इन्होंने क्लास का नाम दिया बूर्जुआजी, जो कि कैपिटलिस्ट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा जाता था। तो इन्होंने कहा था जो प्रोलिटेरिएट क्लास यानी वर्कर क्लास है उनको कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उनका मानना था कि आगे जाके इन दोनों ही क्लासेस में स्ट्रगल होगी और स्ट्रगल के बाद रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति आएगी। आपने देखा होगा कम्युनिस्ट इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्रांति का। उस क्रांति के बाद जो सोसाइटी है उसमें धीरे धीरे कम्युनिज़्म आ जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि कम्युनिज़्म की फ़िलॉसफी सही प्रूव नहीं हुई, क्योंकि रशिया के बाद पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज़्म फेल कर चुका है और आज की डेट में बहुत ही कम देश हैं जहाँ पे कम्युनिज़्म है, वो हम देखेंगे आगे। देखिए कार्ल मार्क्स की एक फेमस सेइंग थी जिसमें उन्होंने कहा था फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब कि हर किसी को अपने एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए सोसाइटी के अंदर, और उसको जो भी प्रॉफिट है वो मिलेगा उसकी ज़रूरत के हिसाब से। अब हमने पहले ही बात करी थी कि ये जो फ़िलॉसफी है ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि किसी के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं रहेगा काम करने का अगर हर किसी को सेम पे मिलेगा। तो यही हम देखते हैं कि एडम स्मिथ जो थे वो सही प्रूव हुए, जिन्होंने कहा था कि पीपल वर्क इन देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब कि हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। दोस्तों कार्ल मार्क्स जो थे, क्योंकि वो एक फ़िलोसोफर और हिस्टोरियन थे, तो उनका जो कम्युनिज्म था वो सिर्फ थ्योरी में था। मतलब कि वो कभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल पे कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया था रशिया में 1917 में। उसको इम्प्लीमेंट किया था व्लादिमीर लेनिन ने। इन्होंने कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स लिए जिनका मार्क्सिज्म में कोई जिक्र भी नहीं था। तो इनके मॉडल को कहा गया लेनिनिज्म। तो चलिए देखते हैं लेनिनिज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। देखिए लेनिन का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल था। इन्होंने कहा कि एक पार्टी होनी चाहिए जो कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को गार्ड करे, जो कि इनकी खुद की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, और वो पार्टी कंट्री में मार्क्सिज्म को इम्प्लीमेंट कर सके। तो लेनिन ने उस रूल को डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट यानी कि मजदूरों की और वर्कर्स की तानाशाही का नाम दिया। अब लेनिन की डिक्टेटरशिप का जो मेन फीचर था वो था नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण। मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो स्टेट ओन्ड होंगी सारी, यानी कि उन पे सरकार का कब्जा होगा। लेकिन कम्युनिज्म में तो इंडस्ट्रीज़ का कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैपिटल जनरेट करती हैं। तो एक तरीके से लोग कैपिटलिज्म ना फॉलो करके ये स्टेट कैपिटलिज्म बन चुका था। अब इनिशियली इस कंसेप्ट से रशिया में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। इनफैक्ट रशिया को देख के कई कंट्रीज़ ने कम्युनिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया था। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि जो मैप में ऑरेंज कलर से कंट्रीज़ हैं, यहाँ पहले कम्युनिज्म फॉलो होता था।
अब इनिशियल 30-40 ईयर्स तक तो रशिया में प्रोग्रेस हुई, वहाँ पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई, फ्री स्कूलिंग हो गई थी, फ्री हेल्थ केयर हो गया था, और भी बहुत फैसिलिटीज़ मिलती थी। लेकिन बाद में कम्युनिज़्म फेल कर गया वहाँ पे, तो उनको भी धीरे धीरे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अलाउ करना पड़ा वहाँ पे। और आज की डेट में वर्ल्ड में सिर्फ 5 कंट्रीज़ में कम्युनिज़्म बचा है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, स्टार्स जिन पे बने हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे वो आगे। अब मार्क्स और लेनिन दोनों के जिन्होंने प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया वो थे रशिया के एक और डिक्टेटर जिनका नाम था स्टालिन। चलिए अब कुछ कारण देखते हैं कि कम्युनिज्म फेल क्यों कर गया। देखिए, कम्युनिज्म कहता है कि लोगों का रूल होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई सिस्टम या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स तो चाहिए रूल करने के लिए। इसीलिए ये एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है इवेंचुअली, जहाँ पे कोई एक डिक्टेटर बन जाता है और वो अपने हिसाब से सबको कमांड करता है। और डिक्टेटरशिप हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिप्रेसिव रेजीम्स होती हैं, मतलब कि कैपिटलिज्म को काउंटर करने के लिए कि वहाँ पे लोगों के राइट्स नहीं मिल रहे थे, उसके लिए कम्युनिज्म आया। इंस्टेड वो खुद ही एक रिप्रेसिव रेजीम में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि कम्युनिज्म कहता है कि सब बराबर है, मतलब कोई कितना भी काम कर ले रिजल्ट सबको सेम ही मिलेगा, तो आप बताइए ऐसे में कोई हार्डवर्क क्यों करेगा। तो लोगों ने हार्डवर्क करना छोड़ दिया। देखिए, अब जब किसी के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है हार्डवर्क करने का, कोई रीज़न ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। अब कंपटीशन ख़त्म होने से क्या हुआ कि इनोवेशंस होने बंद हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे जापान को ले लेते हैं, या फिर यूएस को ले लेते हैं, या यूरोप के दूसरे देशों को ले लेते हैं, जहाँ पे कंपटीशन था कैपिटलिज्म की वजह से। वहाँ पे वो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल गए रशिया से, जबकि एक टाइम में रशिया उनसे काफ़ी आगे हुआ करता था। अब देखिए, नेशनलाइजेशन की वजह से जो ओनरशिप है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फैक्ट्री की, वो स्टेट के पास है, मतलब कि किसी की भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से भी लोगों ने काम करना कम कर दिया, क्योंकि सबको पता है वो चाहे कम काम करें या ज़्यादा काम करें, उनको कोई उसका इंसेंटिव तो मिलेगा नहीं, उनको तो उतना ही पे मिलना है। देखिए, अब रशिया के अंदर क्योंकि जो कंपनीज़ थी, सारी इंडस्ट्रीज़ थी, वो स्टेट ओन्ड थी, और हर स्टेट चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने, तो जितने भी मतलब ज़्यादातर रिसोर्सेज थे वो सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ या फिर मिलिट्री की तरफ डाइवर्ट कर दिए गए। इससे जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी उनके लिए रिसोर्सेज की कमी हो गई थी वहाँ पे। अब देखिए, रशिया ने अपना डिफेंस और मिलिट्री तो स्ट्रॉन्ग कर लिया था, लेकिन वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, यानी कि जैसे ग्रॉसरीज हो गए, इनके लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई थी। अगला रीज़न था फेलियर का, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज करना। अब क्योंकि रशिया जो है वो काफ़ी लंबे समय तक क्लोज्ड इकॉनमी रहा है, यानी कि उसने इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज किया, इसीलिए वो काफ़ी कमज़ोर रह गया इकॉनमी वाइज। देखिए, स्क्रीन पे जो पिक्चर है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की है। इसमें एक साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट नेशन है और उसी का पड़ोसी एडजेसेंट नेशन नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट नेशन है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं एक स्पेस से ली गई सैटेलाइट इमेज के थ्रू। नॉर्थ कोरिया में हम देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है, बस कुछ कुछ डॉट्स आपको लाइट्स के दिख रहे हैं, जबकि साउथ कोरिया पूरा लाइटों से, रोशनियों से जगमगा रहा है। हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कम्युनिज़म की वजह से नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना पीछे रह गया। देखिए, सोशलिज़म को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कम्युनिज़म या फिर मार्क्सिज़म, दूसरा सोशल डेमोक्रेसी। देखिए, सोशल डेमोक्रेसी जो है वो मॉडर्न टाइम्स में, मतलब आजकल के टाइम में फॉलो की जाती है, और जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज़म है वो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फॉलो किया गया या किया जाता है। मार्क्सिज़म की जो फॉर्म्स हैं वो हैं लेनिनिज़म, जो सबसे पहले यूएसएसआर में फॉलो हुई। सेकंड आती है मार्क्सिज़म लेनिनिज़म, जो क्यूबा में फॉलो होती है। और इंडिया में जो सीपीआई है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी अपने आप को मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहती है। फिर आ जाती है हमारी मार्क्सिज़म की अगली फॉर्म या फिर कम्युनिज़म की अगली फॉर्म, जिसे कहते हैं हम माओइज़म, जो कि चाइना के एक लीडर माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ये फॉलो होता है चाइना में, लाओस में और वियतनाम में। इंडिया में भी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको हम नक्सलवादी कहते हैं, जिन्होंने स्टेट के खिलाफ हथियार उठा रखा है, वो अपने आप को माओइस्ट ही कहते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि हम माओ के प्रिंसिपल पे चलते हैं। और उनका पर्पज़ क्या है? उनका पर्पज़ है देश में माओइज़म लेके आना। देखिए, माओ जेडोंग जो थे ना, ये किसानों के नेता थे, और इन्होंने एक फेमस बात कही थी कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। मतलब कि आपको अगर पावर चाहिए
तो उसके लिए आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारे देश में नक्सलाइट्स हैं, इन्होंने इंडिया के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, क्योंकि ये अपने आप को माओ जेडोंग के प्रिंसिपल्स पे चलने वाला मानते हैं। सोशल डेमोक्रेसीज हमारी वो होती हैं जिनमें हमारा कैपिटलिज्म के साथ साथ सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ भी फॉलो होती हैं, जैसे कि आजकल की मैक्सिमम कंट्रीज़ USA, इंडिया, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। देखिए, आज के टाइम में सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट नेशंस सिर्फ 5 देश हैं, जिसमें कि हमारा चाइना, वियतनाम, लाओस, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया है। इसके अलावा वर्ल्ड में कोई भी सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट नेशन नहीं है। आज के टाइम में मैंने आपको पहले भी बताया था और कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट नहीं है। हर जगह कुछ कुछ एलिमेंट्स कम या ज़्यादा उसमें प्रेजेंट हैं। मैक्सिमम कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कुछ पॉलिसीज़ सोशलिज्म की भी फॉलो की जाती हैं वहाँ पे। दोस्तों, मेरे व्यू में जो बेस्ट मॉडल है इकोनॉमी को रन करने का, वो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स सिस्टम, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में फॉलो होता है, जैसे कि नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया। जैसे कि प्योर कम्युनिज्म को हम कहते हैं कमांड सिस्टम, प्योर कैपिटलिज्म को हम कहते हैं मार्केट सिस्टम। ऐसे ही ये मिक्स सिस्टम होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जान पाए होंगे कि सोशलिज्म किसे कहते हैं, कम्युनिज्म किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।